हेलो। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप सभी वीडियो की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो उसमें आज जो हम पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और रीजनिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग का ये जो आगे का पोर्शन है इसको। अब देखिए, ये स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है हम लोग में, डाटा सफिशिएंसी या कॉज ये सब करके, तो उस टाइप का कथन और कार्रवाई से रिलेटेड, जैसे डिसीजन मेकिंग से जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा है कि प्रतिवर्ष ग्रामीण और साथ ही शहरी दोनों क्षेत्रों के हजारों सक्षम छात्रों, मतलब एलिजिबल छात्र जो हैं, एलिजिबल स्टूडेंट को उनके स्कूलों के अंतिम परीक्षा पास करने के बावजूद कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता है। अब देखिए, इसका हमें अर्थ समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूरल एरिया या अर्बन एरिया जो भी है, वहाँ से जो स्टूडेंट पास करते हैं, जैसे 12वीं पास करते हैं, तो उसके बाद उन लोगों को उस टाइप का कॉलेज नहीं मिलता है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं। ये कथन कहा गया है। अब इसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए, अब सरकार द्वारा क्या करनी चाहिए, इसी को हम लोग कार्रवाई के रूप में कहते हैं कि सामने वाले को हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वो उसके अगेंस्ट क्या काम करता है उसके बारे में हमें जानना है। ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन नहीं है, ये कथन और कार्रवाई का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या करना चाहिए। ग्रामीण तथा साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में अधिक कॉलेजों को स्थापित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में भी ये देखेंगे कि अच्छी जो कॉलेजें हैं वो बहुत लिमिटेड सीटें हैं उनकी, या लिमिटेड कॉलेज हैं। तो सरकार को क्या चाहिए कि अच्छा जितने भी कॉलेज हैं उसकी और स्थापना करनी चाहिए और बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे क्या हों, अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाएँ। सेकंड दिया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या में कमी की जानी चाहिए। अब देखिए, ये तो बिल्कुल बात है, एक तो पहले से कमी है और दूसरा कहा जा रहा है कि इसको और कम कर दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट तो आपका उसी तरह गलत हो गया। अब थर्ड में क्या दिया है, ज़्यादातर स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना चाहिए जिससे छात्र स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद तैयारी कर सकें। किस चीज़ की तैयारी करना है? जिससे छात्र स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद काम करने की तैयारी कर सकें। तो व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या है? बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पे लिख लीजिए काम करने की तैयारी। इसका हम इंग्लिश देखे थे तो इंग्लिश में सही लिखा था, ये हिंदी में गलत उसमें मिसप्रिंट हो गया। तो आप लोग भी जब भी हिंदी में आप लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम करें तो इंग्लिश वर्जन उसका ज़रूर देखा कीजिए। इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो इंग्लिश वर्जन से क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है। कोई भी पेपर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसको इंग्लिश में बनाया जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाया जाता है। तो देखिए, इसमें थर्ड वाले में भी जो बात कही गई है एकदम सही है कि ज़्यादातर स्कूलों में क्या है, वो सिलेबस कवर करा दिया जाता है और सिलेबस करने के बाद उन लोगों के पास कोई ऐसा स्किल नहीं रहता है जिसकी वजह से जिसको वो आगे चल के उस स्किल पे काम करके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें या जो कोई काम करना स्टार्ट कर सकें। तो ये ज़्यादातर स्कूलों में क्या होना चाहिए कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी स्टार्ट करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे जापान ओपन में देखेंगे तो वहाँ जो छोटे लड़के होते हैं उनको उनके इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाया जाता है शुरू से ही। तो वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो क्या करते हैं, वो शुरू से ही उनको सिखाया जाता है कि ये काम आपको करना है और वो उसी को क्या मास्टरी करते जाते हैं और बाद में जब 20-22 साल के होते हैं तो वो काफ़ी परफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा शिक्षा पद्धति भी इंडिया में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो लोग हैं वो अपना काम धंधा कर सकें। यहाँ पीएचडी करने के बाद भी लोगों को ये नहीं रहता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन, और ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें देखिए करना कुछ नहीं होता है, करना तो बहुत कुछ होता है,
उसको समझना है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें कैसे टैकल करना है। यहाँ पे दिया गया है ये क्वेश्चन, ये आपको एक इनपुट बना के दे दिया गया है और एक आपको इनपुट यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। जो प्रोग्राम इसमें किया जा रहा है वही प्रोग्राम आपको इसमें करना है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि इसमें किया क्या गया है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब सबसे पहले देखिए इसमें 62 लिखा है, 97, 38, 74, 55, 12, 86, 45, 68 और 22 इतना लिखा गया। उसके बाद फर्स्ट चरण में क्या बोला गया है इसको हमें देखना है। फर्स्ट में कहाँ से 13 आ गया, फिर 13 के बाद ये 62 देखेंगे तो 62 है, फिर 57 है, 38 है, 74 है, 55 है। फिर देखिए 12 को गायब किया गया है तो 12 में एक जोड़ा तो 13 बन गया, फिर 86 सेम, फिर 45, फिर ये और 22 में एक जोड़ा तो 23 बन गया। मतलब पहला लॉजिक हमें ये मिल गया कि जो सबसे छोटी संख्या है 12 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, उसको सबसे पहले ला के रखा गया एक जोड़ के। और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट नंबर है, मतलब दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन है, 22। 22 में 22 को हम लोग इस साइड से, मतलब इसको राइट साइड रखा गया 22 को, और इसको लेफ़्ट साइड मतलब बाईं तरफ। तो बाईं तरफ पहले रखा गया, 12 है तो उसमें एक जोड़ दिया गया 13 हो गया, और दाईं तरफ 22 है तो उसमें एक जोड़ दिया गया 23 हो गया, और बाकी सारे नंबर को क्या कर दिया गया, एज इट इज रख दिया गया। अब यहाँ देखिए 39 आ गया, तो 39 कैसे आएगा। अब देखिए इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, इसको हम बताते हैं। देखिए इसको सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए पेपर पे। पेपर पे लिखने के बाद हमें देखना है कि पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया। पहले में ये 13 आ गया है तो हमें क्या करना है, 12 को काट देना है। 12 को ही 13 बनाया गया है तो 12 को काट देना है। और यहाँ 23 लिखा गया है तो 23, 22 को बनाया गया है तो 22 को आप काट दीजिए, इससे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बचा यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड चरण में देखेंगे तो यहाँ पे 39 आ गया है और यहाँ पे 46 आया है। तो इन दोनों नंबर को देखते हैं कि 39 का मतलब 38 को बनाया गया है, तो 38 यहाँ पे आ गया तो इसको काट दीजिए, ये आपका मिल गया। तो यहाँ पे आ गया 38। 38 के बाद देखिए ये 13 इधर चला गया, और 13 के बाद फिर 62, 97, और फिर 38 यहाँ आ गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 74, फिर 55 हो गया, फिर 86, फिर ये 45। ये 45 कहाँ आ गया, 45 आपका यहाँ आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 38 भी कट गया, 45 भी कट गया, हो गया। तो ये 2 चरण तक हो गया। अब आया है 56। 56 का मतलब 55 होना चाहिए, तो 55 को हम लोग इधर से काट देंगे। फिर 56, 39, 13 और सब सेम होगा। इधर आया है 63। 63 का मतलब 62, तो ये भी नंबर आपका कट गया। फिर हम चौथे चरण में देखेंगे तो चौथे चरण में 69 आया है, तो यहाँ पे देखिए 68 दिया है तो इसको काट दीजिए। फिर यहाँ पे 75 आया है, 75, 74 यहाँ पे काट दीजिए। अब देखिए बच गया 97 और 86। तो 97 और 86 नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 86 का हम लोग 27 बनाएंगे और 97 का क्या बनाएंगे, 98 बनाएंगे। तो ये हमारा जो 5वां नंबर का आउटपुट है, ये क्या है, हम लोग का लास्ट स्टेप है। और इसमें हमें लॉजिक समझ में आ गया कि क्या किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग अब हम जो इनपुट दिया गया है ये वाला, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे दिया गया है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट चरण क्या होगा, अब फर्स्ट चरण में हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसके बाद एज इट इज लिखना है, तो ये 15 कट गया। 15 काटने के बाद हम लोग सेकंड देखेंगे, सेकंड नंबर क्या है, 28। ये आपका आ गया 28। तो 28 कहाँ आएगा, 28 का 29 आ जाएगा, तो 29 यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक जोड़ा गया है कि नहीं, 22 था तो यहाँ पे 23 किया गया है। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, पहला चरण में क्या हो जाएगा, 15 का 16 हो जाएगा, 15 को काट दीजिए।
28 का 29 हो जाएगा, तो 29 यहाँ पे लिख दीजिए। बाकी सब क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे 88, फिर 59, फिर 28 का 29 हो ही गया, इसको भी हमें काट देना है। अब इसको काटना इसलिए है ताकि ये संख्याएं क्या हो, रिपीट ना हो। फिर यहाँ पे 94, 37, 75, फिर यहाँ पे 64, 71 और 48 हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, अब 15 और 28 हो गया, उसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर है, एक दिख रहा है 37 और एक दिख रहा है 48। उसके बाद हाँ यही दोनों हैं, तो हम लोग 37 को बनाते हैं 38, यहाँ पे हो गया तो इसको काट देते हैं। और ये 48 का क्या हो जाएगा, 49, यहाँ पे 49 हो गया। अब एज इट इज सबको हम लिख लेते हैं, इसको भी काट दीजिए। बचा क्या, 88, 59, फिर 94, 75, ये हो गया 64। अब देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दिया, 88 के बाद यहाँ पे 16, 38 के बाद 16 यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, तो 16 हो गया। फिर ये जो नंबर है इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे इतना यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम लोग इसको उतार देंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में मतलब सेकंड स्टेप, यहाँ लिखेंगे 88, 59, 94, और ये 37 तो हो ही गया है, 75, 75 के बाद 64, 64 के बाद क्या आ जाएगा, 71, 71 के बाद 48 का 49 हो गया, यहाँ पे 29 आ गया समझ में? तो ये हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, 71, 64, 94 और यहाँ पे। तो थर्ड स्टेप में सबसे छोटा ये है, 59 का हो जाएगा 60 यहाँ पे। 60 के बाद हम लोग लिखेंगे 60, ये हो गया तो इसको काट दीजिए, और 60 इसके बाद जो छोटा है ये 64 हो गया। 64 का इधर हो जाएगा 65, इधर हो गया 65। अब बाकी आप लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 38, फिर 16, फिर 88, फिर 59, 94, 59 क्यों होगा, 59 तो यहाँ पे आ गया ना, 59 को ही तो हम 60 बनाए हैं, तो 59 आ गया है। इसको बारीकी से करना है, ऐसा ना हो कि गलती आप लोग कर दें। फिर यहाँ पे 75 और 64 का 65 हो गया, तो 71, और फिर 29, 29 के बाद 49, ये हो गया। फिर चौथा ऑप्शन में देखिए, चौथा ऑप्शन में क्या बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 अंक अभी बचे हैं। तो यहाँ पे 71 है तो 71 को क्या लिखेंगे, 72 लिख देंगे, और यहाँ पे 75 है तो 75 को हम लोग क्या लिख देंगे, 76 लिख देंगे। बाकी सब नंबर को लिख दीजिए। यहाँ पे हो गया 60, 60 के बाद 38, 38 के बाद 16, 16 के बाद 88, 88, 94। अब देखिए 75 का 76 हो गया है, 71 का 72 हो गया है, ये दोनों नंबर हमने लिख दिया है। फिर अब यहाँ पे लिखिए 29, 49 और 65 हो गया। फिर पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, पांचवा स्टेप आपका हो जाएगा। अब ये कौन कौन नंबर बचे हैं, एक 88 बचा है और एक 94 बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 88 को लिखेंगे 89, यहाँ पे एक बढ़ा के, और यहाँ पे हो जाएगा 95 हो गया। तो ये 95 हो गया। बाकी सब बीच के नंबर को लिख दीजिए। ये हो गया 72, ये हो गया 60, फिर 38, 16, 88 को हमने लिख दिया, 94 को उधर लिख दिया, ये 29, 49, 65 और 76। तो इस तरह हम लोग का क्या हो गया, आउटपुट बन गया। अब इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर देंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। पूछा जाता है कि तीसरे चरण का बाएं तरफ से चौथा डिजिट क्या होगा, चौथा अंक क्या होगा। बाईं तरफ से चौथा अंक तीसरे चरण का। अब तीसरा चरण है कौन, ये है। अब इसके बाईं तरफ से चौथा अंक 1, 2, 3, 4, चौथा अंक क्या है, 88 है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए कि पांचवें चरण का दाईं तरफ से तीसरा अंक क्या हो जाएगा। तो ये हो गया पांचवा चरण।
पांचवा चरण से दाईं तरफ से तीसरा, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कौन सा हो जाएगा 65। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्या, तीसरे चरण में दाईं छोर से तीसरा संख्या और 38 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, ये पूछा था। तो ये हम लोग निकाल देंगे, तीसरा चरण और ये। तो यहाँ पे आंसर भी हमने दे दिया है, तो आंसर आप मैच करा लीजिएगा और इसका PDF हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये है हम लोग का पजल, और इस पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए 10 मित्र हैं, ABCDEFGHI जे तक हैं 10 मित्र। उसके बाद एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं, और सभी मित्र क्या हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, और जो वर्णाक्रम में हैं वो क्या है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल जो आर्डर है, जैसे ए है तो ए के पास बी नहीं होना चाहिए, आई बात समझ में। यदि ई लिखा है तो ई के पास एफ नहीं होना चाहिए, और ना ही इसके पहले डी होना चाहिए, डी। तो इस तरह मतलब अल्फ़ाबेट के क्रम में कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए, आई बात समझ में। ये होगा इस तरह तो ये गलत माना जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग समझ गए कि ए से लेकर आपका जे तक नंबर दिया गया है, तो अब हमको कंडीशन यहाँ देखना है, ए से लेकर जे तक नंबर है और ए और बी साथ साथ नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे 10 लोगों का अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बना है अभी। तो एक और बना लेते हैं, एक और यहाँ पे बना लेते हैं, चलिए हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग लिखते हैं। अब क्या लिखा है, ए के बाईं ओर गिनने पर जे और ए के बीच में 2 लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन पढ़ते ही शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सभी लोग क्या देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ सभी लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो हम लोग ए को यहाँ फिक्स कर दीजिए, ए को फिक्स कर दीजिए, और ए के बाईं ओर का मतलब कौन, ये होगा। और उसके बाद गिनने पर जे और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो जे और ए, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, तो जे आपका यहाँ हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, जे यहाँ पे हो गया। उसके बाद आई और ए के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं जब ए के बाएं और दाएं गिनते हैं। तो अब देखिए 3 से अधिक व्यक्ति कितने बैठेंगे, 4 बैठेंगे, क्योंकि जब 10 लोगों का अरेंजमेंट होता है तो मैक्सिमम 2 लोगों के बीच में 4 लोग बैठ सकते हैं, उससे अधिक नहीं बैठ सकते हैं। यदि 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है तो मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं बाएं या दाएं से। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब ए यहाँ पे लिखा है तो ए 1 2 3 4, तो 4 लोग हो गए, तो 4 लोग होंगे। और ए आई, तो आई आपका कहाँ आ गया, यहाँ, इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। आए बात समझ में। अब देखिए जे यफ के ठीक बाईं ओर बैठता है। अब ये जो जे है यफ के ठीक बाईं ओर, तो यफ के ठीक बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अंदर की तरफ देख रहे हैं तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आगे जो सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब हमने बताया है कि जो किसके लिए आता है, जो जिसके पास होता है पास वाले के पास आता है। यदि यहीं पे और दिया होता तो और किसके लिए आता, और आता जे के लिए, लेकिन जो दिया रहता है तो जो के पास जो रहता है उसी के बारे में बताया जाता है। तो जो यफ है सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो हम लोग सी को कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर यफ हो गया। अब उसके बाद देखते हैं सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी के बाएं और गिनने पर
अब देखिए बी के बाएं ओर, अब बी इसमें मिल नहीं रहा है तो इस कंडीशन को हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिख लेना पड़ेगा। बी के बाईं ओर गिनने पर जी और बी के बीच में 4 से अधिक व्यक्ति बैठते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी बैठा है, बी के बाईं ओर हम लोग गिनते हैं तो जी और बी के बीच में 4 से अधिक व्यक्ति बैठते हैं, इस तरह का कंडीशन हो जाएगा। बी आई के पास बैठता है, बी आई के पास बैठता है तो बी यहाँ भी बैठ सकता है, बी यहाँ भी बैठ सकता है। तो अभी चलिए हम लोग का क्या अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो बी आई क्या है, एक साथ हम लोग लिख लिए कि बी आई के पास बैठता है, बी डी के पास नहीं बैठता है, लेकिन ये डी के पास क्या है, नहीं बैठता, तो हम लोग यहाँ क्रॉस कर देते हैं। फिर एच ई के ठीक बाएं बैठता है, एच जो है ई के ठीक दाएं बैठता है, तो ई यहाँ हो गया और ये दोनों साथ में बैठते हैं। तो अब देखिए ये दोनों साथ में बैठते हैं तो कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ तो बैठेंगे नहीं, यहाँ भी नहीं बैठेंगे, ये 3 प्लेस खाली है तो इन्हीं जगह पे बैठ सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को बैठाना है यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, दोनों में से कहीं आ सकता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम लोग यदि करें ई और एफ, तो ई तो यहाँ आएगा नहीं, एच आई, एच के पास क्या होता है, आई होता है, एच के बाद आई होता है, तो ई के बाएं यदि यहाँ पे हम लोग ई लिखें और यहाँ पे एच लिखें तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बोला है कि अल्फ़ाबेट के क्रम में कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए, तो एच के बाद तो आई आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग सेटिंग अरेंजमेंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ई को हम यहाँ बैठा देंगे और एच को यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद ये कंडीशन हम लोग का हो गया। अब देखिए फिर बी और आई, तो अब यहाँ पे इस कंडीशन से हम लोगों को कुछ लॉजिक मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी के बाएं 4 स्थान से भी ज़्यादा है किसका प्लेस, जी का। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि बी के बाईं ओर गुनने पर जी और बी के बीच 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। तो यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे बी को बैठाते हैं, यदि यहाँ पे हम बी को बैठाते हैं तो देखिए 4 से अधिक 1 2 3 4, कम से कम 5 होना चाहिए, तो जी तो यहाँ आएगा नहीं, तो जी यहाँ नहीं आएगा, तो जी के लिए एक ही प्लेस बचता है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। तो जी को हम लोग यहाँ रख देंगे और जी को यहाँ रखेंगे तो हम लोग का कहाँ आ जाएगा, एक डी यहाँ आ जाएगा। तो ये हम लोग का पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा होगा इस तरह कि हम लोग बी को यहाँ क्यों नहीं रख सकते हैं। अब देखिए बी के बाईं ओर हमें क्या चाहिए, 5 से ज़्यादा स्थान चाहिए, किसके लिए, जी के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग जी को यहाँ रख सकते हैं। एफ के बाद जी आता है, तो ये तो कंडीशन हम लोग का गलत हो गया, एफ के बाद जी नहीं आना चाहिए। सब पहले बोला है कि अल्फ़ाबेट क्रम में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग बी को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। बी को हम लोग कहाँ बैठा सकते हैं, एक ही प्लेस है बी को बैठाने के लिए, बी आपका यहाँ बैठ जाएगा, जी आपका यहाँ बैठ जाएगा और डी आपका यहाँ हो जाएगा। और ये पजल हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो काफ़ी आसान पजल था इसको सॉल्व करना, तो आप लोग भी इसको सॉल्व कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये भी कथन है और धारणा का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पीटर पार्कर के अंकल ने कहा, अब पीटर पार्कर के अंकल ने कहा महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियां आती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कोटेशन उन्होंने कहा, अपने अंकल ने अपने भतीजे को, तो भतीजे या भांजे जो भी हों, तो उनको एक कोटेशन बताया। जैसे बड़े लोग हम लोगों को काफ़ी सिखाते हैं कि ये काम गलत है, ये काम सही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो यहाँ पे एक कोटेशन इनको बताया कि उनको बता दिया। अब इसके अगेंस्ट में धारणाएं क्या दी गई हैं, पीटर पार्कर के पास महान शक्तियाँ हैं। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि पीटर पार्कर के पास महान शक्तियाँ हैं।
अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, अब कोई भी बात हमें कोई सिखाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम वो बन जाते हैं तभी सिखाया जाता है। तो ये जो धारणा है क्या है, गलत है। फिर पीटर पार्कर के अंकल एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी बात कही है, तो इतनी बड़ी बात कहे हैं तो कोई बुद्धिमान आदमी होगा तभी कहेगा। ऐसा तो है नहीं कि इलिटरेट पर्सन है या कुछ नहीं जानता है वो आपको कहेगा। इलिटरेट पर्सन भी क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान का कोई डिग्री नहीं होता है, ये बुद्धिमान होने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 100 छात्रों की एक वर्कशॉप में 50 छात्र गिटार पसंद करते हैं और 60 छात्र पियानो पसंद नहीं करते हैं। 25 छात्र दोनों पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को लिखना क्या है, पहले 2 वेन डायग्राम बना लीजिए। ये 2 वेन डायग्राम बन गया, एक है गिटार का और एक है पियानो का। तो 50 छात्र हैं गिटार पसंद करते हैं, तो 50 छात्र गिटार पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे 25 छात्र दोनों पसंद करते हैं, तो 25 छात्र दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया। और 60 छात्र पियानो पसंद नहीं करते हैं, तो ये भी दिया है, 60 छात्र पियानो नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे 50 छात्र गिटार पसंद करते हैं। तो अब देखिए 50 छात्र गिटार पसंद करते हैं, तो 25 यहाँ पे आ गया, तो 25 कहाँ आएगा, 25 आपका यहाँ आ जाएगा, हो गया। तो अब देखिए ये टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 आपका कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 60 छात्र पियानो पसंद नहीं करते हैं, केवल कितने छात्र केवल पियानो पसंद करते हैं, तो इसमें केवल आएगा आपका कितना आ जाएगा, 50 आंसर दिया है, नहीं दिया है। इसमें देखिए कुछ गलती हमें लग रहा है कि जब 60 छात्र हैं पियानो नहीं पसंद करते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से और बना सकते हैं, ये हो गया गिटार और ये हो गया पियानो। ये 25 लोग दोनों पसंद करते हैं, 60 छात्र पियानो नहीं पसंद करते हैं, मतलब 100 में से 60 जो छात्र हैं वो पियानो नहीं पसंद करते हैं। इसका मतलब 40 छात्र हैं जो पियानो पसंद करते हैं। तो 40 के लिए यहाँ पे 15 आ जाएगा। और 50 छात्र को बोला है कि गिटार पसंद करते हैं, तो 50 यहाँ पे 25 आ गया, तो 25 आपका यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें देखिए, इसमें एक लॉजिक है जो इस प्रश्न में बताया नहीं गया है कि 50 तो ये हो गए, 50 और 15 ये, 15 कितना हो गया, 65। 35 ऐसे लड़के हैं जो ना तो गिटार पसंद करते हैं ना पियानो पसंद करते हैं। आए बात समझ में। इस क्वेश्चन में एक और दिया और था कि कितने छात्र ऐसे हैं जो पियानो और गिटार दोनों नहीं पसंद करते हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। और 15 छात्र केवल ऐसे हैं जो पियानो पसंद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये बोला गया है कि इसमें बताइए कि ये जो फिगर है इसमें कौन सा फिगर फिट हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो अब देखिए इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर ऐसे जा रहा है। अब इसको हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज बनेगा, ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बनने के बाद ये इससे मिल गया, तो जो फिगर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है, फिर ये एक डंडी इधर मिला रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं, ए में पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है, बी तो आपका नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए आपका राइट आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है ये, और इसको करना अच्छे से आता होगा आप लोगों को। अब ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग ऊंचाई के हैं। मतलब 7 व्यक्ति हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
हो गया। उनमें से प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाइयां हैं। सी केवल जी से छोटा है, सी केवल जी से छोटा है तो जी आपका यहाँ हो गया और सी आपका यहाँ हो गया। बी से लंबे व्यक्तियों की संख्या डी से छोटे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। बी से जितने लोग बड़े हैं उतने ही लोग डी से छोटे भी हैं। न तो ए न ही ई सबसे छोटा है। आपका सबसे लास्ट में ए और ई नहीं आएगा। निम्न में से कौन सबसे छोटा है ये हमको बताना है। तो देखिए अभी तक हम लोगों का केवल जी और सी का प्लेस फिक्स हुआ है। जो ये कंडीशन होता है ये कंडीशन हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब देखिए डी जी और सी यहाँ पे जब आ गए तो क्या यहाँ पे बी और डी में से कोई आएगा? नहीं आएगा। जो जितनी संख्या नीचे होनी चाहिए डी की उतनी ही संख्या ऊपर होनी चाहिए बी की, या जितनी संख्या ऊपर डी की होनी चाहिए उतनी संख्या नीचे बी की होनी चाहिए। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे इसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों जगह पे तो बी और डी आएगा नहीं, तो आएगा कहाँ पे? और यहाँ पर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 और ये 3, जबकि हमें यहाँ पे इक्वल नंबर चाहिए। तो इक्वल नंबर चाहिए उसके लिए यही 2 प्लेस बचता है कि यहाँ पे बी और डी को हम लोग लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ए और ई नीचे नहीं आएंगे तो ए और ई का प्लेस कहाँ हो जाएगा? ए और ई का प्लेस यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग का 6 लोगों का प्लेसमेंट हो गया। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? यफ आएगा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? यफ हो जाएगा। इसमें बी डी ए ई का प्लेस हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। यदि जी और सी का भी प्लेस फिक्स है, जी और सी प्लेस फिक्स है और एफ का प्लेस फिक्स है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा हो जाएगा जी, लेकिन इसमें पूछा क्या गया? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा यफ। यफ आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के एक दिवसीय मैच में भारतीय टीम द्वारा लिए गए कुल विकेट 8 थे। उनमें से 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा लिए गए हैं। अब देखिए इसमें निष्कर्ष दिया गया है 2। अब बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब देखिए इसको हमें करना है। भारतीय टीम द्वारा कुल 8 विकेट लिए गए हैं, उसमें से 4 बल्लेबाजों द्वारा लिए गए हैं। अब कथन निष्कर्ष क्या गया है? आखिरी ओवर बल्लेबाजों द्वारा फेंका गया है। अब ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आखिरी ओवर बल्लेबाजों द्वारा फेंका गया है? ये शुरू में भी फेंक सकते हैं, बीच में भी फेंक सकते हैं, आखिरी में भी फेंक सकते हैं। तो इसमें डाउट आपका क्रिएट हो रहा है कि नहीं? तो जहाँ डाउट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? काट देते हैं। टीम में 30% बल्लेबाज हैं, ये भी हम नहीं फिक्स करते हैं। 11 लोगों की टीम होती है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि 30% बल्लेबाज हैं या 50% बल्लेबाज हैं या 70% बल्लेबाज हैं। तो ये हम कभी नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 4 उनमें से 4 विकेट जो है भारतीय बल्लेबाजों द्वारा लिया गया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक ही बल्लेबाज हो और वही 4 विकेट ले लिया हो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन आएगा? ये 4 नंबर आएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है PQRS T की अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा है? तो कौन सा सबसे लंबा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतने लोगों का बताया गया है क्रम। अब उसके बाद देखिए पहले वाले को देखते हैं। तो न तो P न ही R सबसे लंबा है। P और R यहाँ पे नहीं होने चाहिए। यस जो है P से लंबा है, यस P से क्या है? लंबा है। सबसे लंबा कौन है? क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। इससे हमें किसी का प्लेस ही नहीं फिक्स हो पा रहा है कि कौन कहाँ बैठेगा। आई बात समझ में? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग दोनों मर्ज करके भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? P जो है R और T से लंबा है। P इज़ ग्रेटर देन T और R।
यस है क्यू से लंबा है जो पी से छोटा है। यस क्यू से लंबा है, यस जो है क्यू से लंबा है, जो का मतलब क्या, जो पी से छोटा नहीं है, जो पी से छोटा नहीं है मतलब पी से बड़ा है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आपका आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोगों को क्या लगाना है, अब आपको पता है ये भी कि पी के नीचे क्या होगा, आर और टी। तो हमें सबसे लंबा पूछा है तो सबसे लंबा तो हम लोग का यस आ गया, तो इससे हम लोग का कन्फर्म आ जाएगा, यस आपका यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा और इन दोनों प्लेस पे टी और आर का प्लेस हो जाएगा। ये हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन होगा, क्योंकि टी और आर के बारे में हमें कुछ और जानकारियाँ नहीं हैं, लेकिन हम सबसे लंबा बता सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे। अब यहाँ पे आया है 120, यहाँ पे आया है 45, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। अब इसको देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ है 11, 11 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। इसी तरह हम देखेंगे कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 में हम 4 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 45, मतलब इसका स्क्वायर। तो इसका लॉजिक क्या बन गया कि इस वाले सीरीज का स्क्वायर करना है, मतलब कि 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 9 का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा ना, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर 9, इसको घटाएंगे तो 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कौन होगा, 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और डाटा सफिशिएंसी वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कीजिए। और हमारे लेक्चर में आप लोगों को डेली डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। जो आप लोगों का कंफ्यूज होता है पोर्शन, उसी के क्वेश्चन हम ज़्यादा डालेंगे, जो आप लोगों को आसान लगता है उसके क्वेश्चन कम रहेंगे। तो आप लोग डेली इसको वॉच कीजिए। आपका 6 बजे टाइमिंग है, शाम को 6 बजे ये आप लोगों को डेली मिलेगा। 8 बजे हिंदी का क्लास मिलेगा। तो देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी इसको मेंटेन किया जाए, कभी कभी गैप हो जा रहा है, लेकिन अब कोशिश किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा, तो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें रूम का कोड बताना है, उसके लिए 3 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, उससे हम लोग को फाइंड करना है। अब देखिए क्या इससे पता हो सकता है, इससे भी पता नहीं हो सकता है। यहाँ पे रूम दिया गया है, तो रूम यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन हमें मून और सून का कोड निकालना होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को मून और सून मिल गया, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। PO RO, तो रूम का कोड क्या हो गया, SO किसका कोड हो जाएगा, रूम का। तो हम पहले और तीसरे स्टेटमेंट को लेके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें आपको दिया गया है, ये ब्लड रिलेशन वाला पजल है, मतलब ब्लड रिलेशन ही है, इसको ब्लड रिलेशन से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व आप लोग खुद भी कीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपको लोगों को इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक परिवार में 6 लोग हैं, अर्थात स्वाति, साक्षी, रेहान, कुलदीप, गरिमा और प्रकाश। इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इतने लोग हैं, 3 पुरुष 3 महिलाएं हैं, 3 मेल और 3 फीमेल हैं, 2 विवाहित जोड़ी हैं। 2 विवाहित जोड़ी का मतलब 4 लोग तो यहीं निपट गए, और 6 लोग हैं। 2 अविवाहित हैं, मतलब 2 लोग क्या हैं,
इन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है। हर एक अलग पेशे या ओहदे पे काम करता है, अर्थात उनमें से अर्थशास्त्री, कृषि अधिकारी, आईटी अधिकारी हो गया, पीओ हो गया, क्लर्क हो गया और अग्निशमन अधिकारी, ये 6 पोस्ट दिए गए हैं और 6 पोस्ट पे ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को हम लोग अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है कि गरिमा जो कृषि अधिकारी के रूप में कार्य करती है, स्वाति की सास है। तो हम लोग यहाँ पे स्वाति लिख लेते हैं, ये हो गई स्वाति, और स्वाति की सास है मतलब इनका कोई लड़का होगा गरिमा का और उनसे शादी हुई होगी, ये हो गई गरिमा, हो गया। और गरिमा क्या है, कृषि अधिकारी हैं, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं कि कृषि अधिकारी हैं। जो रेहाना की पत्नी है, जो रेहाना की पत्नी है, तो जो के पहले कौन आया, जो के पास में कौन है, स्वाति हैं, तो स्वाति क्या हो जाएंगी, रेहाना की पत्नी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रेहान, रेहान लिखा है ना, तो रेहान हो गया यहाँ पे। उसके बाद कुलदीप प्रकाश के पिता हैं और एक अर्थशास्त्री और अग्निशमक नहीं है। ओह देखिए यहाँ पे लिखा था स्वाति, ये क्या है, मैरिड है किससे, रेहान से, और ये एक मेल हैं, और इनकी जो सास हैं वो क्या हैं, गरिमा है, और ये कृषि अधिकारी हैं। हो गया, इतना लिखा है। उसके बाद देखिए कुलदीप प्रकाश के पिता हैं, तो कुलदीप यहाँ पे किसके पिता हैं, ये प्रकाश के पिता हैं, तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं। और एक अर्थशास्त्री और अग्निशमक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करते हैं। कौन, और दिया है, तो और क्या मतलब क्या, जो दूर वाला होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो जो कुलदीप हैं, कुलदीप अग्निशमक और अर्थशास्त्री नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इकोनॉमिक्स और फायर ब्रिगेड में ये काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया, कुलदीप प्रकाश के पिता हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। उसके बाद साक्षी क्लर्क के रूप में कार्य करती है यहाँ, और वह प्रकाश की बहन है जो आईटी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। रेहाना अग्निशमक के रूप में। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया कि साक्षी क्लर्क के रूप में कार्य करती है, तो साक्षी क्लर्क के रूप में कार्य करती है और वह प्रकाश की बहन है, तो यहाँ पे साक्षी हो जाएगी, और ये क्या है, बहन है, तो लेडीज हो गई, और ये क्या है, क्लर्क है, तो क्लर्क हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर लिया। और वह प्रकाश की बहन है जो आईटी अधिकारी के रूप में काम करता है, ये आईटी फील्ड में काम करता है। फिर रेहान अग्निशमक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है, तो देखिए ये अग्निशमक के रूप में कार्य नहीं करेगा, ये कार्य नहीं करेंगे, और इन लोगों का पोस्ट हमें फिक्स है। तो देखिए कितने लोग हो गए हैं, कितने लोगों की संख्या काउंट कर लीजिए, 3 लोग यहाँ, 3 लोग यहाँ, तो 6 लोग हो गए हैं। इन लोगों को क्या बनाना है, एक परिवार है, तो इन लोगों को हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो 2 जोड़ी हैं वो 2 लोगों का शादी हो चुका है, और 2 लोग ऐसे हैं जिनका शादी नहीं हुआ है। तो 2 लोगों का शादी हो गया, तो यहीं 4 लोग हो जाएंगे, और 2 लोग यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ 2 लोग ऐसे हैं जो प्रकाश हैं, और ये कौन है, साक्षी हैं, इनकी शादी नहीं हुई है। 2 लोग यहाँ, 1 लोग यहाँ पे मिल गए और 1 यहाँ पे हैं, तो इनकी भी शादी आप करा दीजिए। तो यहाँ पे आप कराएंगे, तो इनके पास आप कुलदीप को भेज दीजिए, और कुलदीप क्या है, मेल है, तो ये हो गई फीमेल। और कुलदीप का जो लड़का है वो कौन है, प्रकाश है, तो प्रकाश रेहाना का भी भाई होगा, तो ये आईटी फील्ड में काम करता है, और ये प्रकाश हो गया। और इसकी सिस्टर क्या हो गई, साक्षी हो गई, जो क्लर्क के रूप में काम करती है। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए
यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि रेहान अग्निशमक अधिकारी के रूप में काम नहीं करता है। तो ये अग्निशमक अधिकारी के रूप में काम नहीं करता है, ये भी काम नहीं करता है, तो बच गया कौन? स्वाति। तो स्वाति कौन कहाँ काम करेगा? अग्निशमक अधिकारी मतलब फायर ब्रिगेड में काम करेगी। अब यहाँ पे ये जो कुलदीप हैं इकोनॉमिक्स भी नहीं है और फायर ब्रिगेड में भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? फायर ब्रिगेड में काम करने वाला ये यहाँ हो गए, इकोनॉमिक्स ये हो गए, और इकोनॉमिक्स के बाद एक और आपका पोस्ट था पीओ का, तो पीओ का जो पोस्ट है ये हो गया। तो ये हम लोग का ब्लड रिलेशन का पजल एक टाइप से बोलेंगे कि पजल हम लोग का क्या हो गया? सॉल्व हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पासा का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है और इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? अब यहाँ से हम लोग को विपरीत मिल जाता है। फिगर जब भी दिया रहता है मतलब 2 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत 5 है और 4 का विपरीत 6 है। यहाँ से मिल गया। तो देखिए 4 और 6 विपरीत हैं तो आमने सामने तो होंगे नहीं, तो ये तो कट गया। फिर 2, 3 यहाँ पे हैं तो ये भी कट गया। फिर 1, 5 विपरीत है तो ये भी कट गया। बच गया कौन? डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे तो यहाँ भी आपको एफ का विपरीत कौन हो गया? बी हो गया, ई का विपरीत सी हो गया और ए का विपरीत डी हो गया। तो ए का विपरीत डी है तो ये कट गया। क्यों? क्योंकि ए डी हमेशा क्या होंगे? अपोजिट साइड पे होंगे। यहाँ पे आमने सामने दिखा दिया है। बी सी अपोजिट है तो यहाँ पे भी आमने सामने दिखा दिए, मतलब बगल में दिखा दिया गया। और एफ बी ये भी क्या है? अपोजिट साइड में है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। डाइस का जो चैप्टर होता है काफ़ी आसान होता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 4 और 5 के बीच घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। कब आपस में मिलेंगी इसका मतलब क्या? 0 एंगल बनाएंगी। तो एक फार्मूला आप याद रखिए, एंगल का कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा लेंगे। घड़ी की सुइयों के बीच में जब कोण निकालना हो तो ये फार्मूला याद रखिए, 11/2 m = 30 h ± a। ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है। इसको याद करने के बाद आपको किसी भी फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, इससे हम लोग सब कुछ सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, दिया गया है एच जो होता है, एच का मतलब जो घंटे का पहला जो होता है, जैसे 4 और 5 दिया गया है तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ए की वैल्यू आपको 0 हो जाएगी और एम की वैल्यू आपको निकालना है, यह मिनट निकालना है कि 4 और 5 के बीच में क्या आपका कोण बनेगा जब दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं। 11/2 एम हमें निकालना है 30 × 4 ± 0 हो गया। तो ये कितना होगा? 120। 120 में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4×3 12 और 12×2 24 ये हो गया। और इससे हम लोग 11 से डिवाइड कर देते हैं तो ये m बराबर हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11×2 22, फिर यहाँ पे 2 आया, 11 × 1 11, फिर 9/11 मतलब 4:21 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होगी? आपस में मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, इसका आप लोगों को ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा। अब देखिए 4 और 5 यहाँ पे कर लीजिए। 4 और 5 के बीच घंटे और मिनट की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? कब एक दूसरे के विपरीत होंगी मतलब a = कितना हो गया? 180। a = 180 हो गया। उसके बाद देखिए आपका एच का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो मिनट की वैल्यू आप लोग निकाल दीजिएगा। मिनट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 11/2 m = 30 × h ± 180। इसको सॉल्व कर देंगे तो मिनट की वैल्यू आ जाएगी और इसका कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये आ गया कैलेंडर का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ था। बताइए कि वो किस तारीख को 15 वर्ष 1 महीना और 7 दिन का हो जाएगा। तो ये कब होगा इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे 25 नवंबर, नवंबर का मतलब 11वां महीना, और फिर 1900 इतना। अब देखिए 25 साल का हो जाएगा तो 15 साल का, तो 15 साल यहाँ पे हम जोड़ेंगे और महीना में यहाँ जोड़ेंगे और 7 में यहाँ जोड़ेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो गया 4, और 8 1 9 1 10 और 9 1 10, मतलब 2004 आ गया। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये महीना जोड़ेंगे तो ये 12वां महीना आ गया। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ गया 32। लेकिन 32 तारीख को 12वें महीने में 2004 के ये हो जाएगा कितने साल का, 15 साल 1 महीना 7 दिन। लेकिन ये एक्चुअल में डेट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। 32 जो आ जाता है वो क्या नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में जाएगा कि नहीं, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, मतलब 31 दिन ये हो गया और 1 दिन एक्स्ट्रा बचा। तो 31 दिन का 1 महीना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 31 दिन का 1 महीना बनेगा तो 12 का 13 महीना हो जाएगा। तो 13 महीना तो होता नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा महीना हो जाए, ये कौन सा साल हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2005 को उसका कितना साल हो जाएगा, 15 साल 1 महीना 7 दिन। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। ये जो आपका दिया है 32 और 13, तो इसको समझने का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होता है। राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। यदि रमेश का जन्म इतने को हुआ है तो राम का जन्म कब होगा। अब देखिए राम बड़ा है किससे, राम बड़ा है ये रमेश से बड़ा है। आई बात समझ में। तो रमेश का जन्म दिया गया है कि मंगलवार को है, ये है मंगलवार को। तो ये किस दिन पैदा हुआ होगा ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट 7 से भाग दे दीजिए। इसमें 7 से क्यों भाग देते हैं कि 7 के बाद क्या होता है, फिर से दिन रिपीट होने लगता है। तो 7 से इसमें भाग करेंगे तो देख लीजिए कि इसमें शेष कितना बचता है। तो 7 दूना 14, फिर 3 बचा, 3 का 38 मतलब 3 शेष पद बचा। अब 3 शेष बचा। अभी देखिए मंगलवार में 3 जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका छोटे का दिया गया है मंगलवार, तो बड़े का क्या होगा उसके पहले होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आज कोई पैदा हो रहा है तो 2 दिन बाद जो पैदा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका दिन पीछे हो गया, तो हमें पीछे जाना है। आई बात समझ में। तो 3 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि 4 दिन आप आगे चले जाइए। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार आपका राइट आंसर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके हमें कमेंट करके बताना कि क्या होगा इसका आंसर। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, काफ़ी आसान होता है। टी और यू, टी से जाना है यू तक। अब देखिए पहले ही आपका ऑप्शन कट गया। टी से हम ओ तक तो जा सकते हैं, एंट्री हमें मिल सकती है। लेकिन जब ये वाला सिंबल होता है, ये वाला सिंबल आपका निष्कर्ष में दिया रहता है, तो आपका कथन में ये सिंबल हमेशा बना रहना चाहिए या ये होना चाहिए। आई बात समझ में, तभी ये सही होता है निष्कर्ष। तो ये आपका गलत हो गया। फिर ओ से जाना है जे की तरफ। अब ओ से एंट्री करनी है जे की तरफ, तो ओ से ई गए और ई से जे गए, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर जे और यू, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जे और यू में कोई बराबर का रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका केवल राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आर से जाना है ई की तरफ, आर से ई की तरफ। तो ई आपका यहाँ है, आर यहाँ है,
तो कौन सा लेके चला जाएगा, आपका यन लेके जाएगा। तो यन के पास पहले जाते हैं हम, आर से क्यू, क्यू से एन, फिर यन से भी और भी से ई। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टी से हमें जाना है यस की तरफ। तो टी से यस की तरफ जाना है, टी यहाँ है, यस यहाँ है। टी से यन और यन से तो हम यस जा ही नहीं पाएंगे, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पी और यस, पी और यस कहाँ है, ये आपका गलत ही होगा। पी और यस, देखिए यस यहाँ पे दिया गया है, यस के पास क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पे इक्वल टू छोड़ ही दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, केवल एक सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है इसको हमें जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया है कि एक व्यक्ति ए बिंदु पर खड़ा होकर पूर्व की ओर सामना करता है, मतलब ये ए बिंदु है, ये ए पॉइंट है, और यहाँ से क्या करता है, यहाँ से पूर्व की ओर इधर देखता है। अब उसके बाद इसका क्या रवैया है उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसी दिशा में 12 मीटर चलकर बी बिंदु पर पहुँचता है। तो यहाँ से वो 12 मीटर गया और बी बिंदु पर पहुँच गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। तो हमने बताया है कि राइट साइड में जब मुड़ना होता है तो क्लॉकवाइज, और लेफ़्ट साइड में जब मुड़ना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप लोग याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब फिर दाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, मतलब क्लॉकवाइज नीचे, ये 6 मीटर हो गया। और सी बिंदु पर पहुंचता है तो सी हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 मीटर जाता है, तो दाएं मुड़ेगा मतलब इधर, और 18 मीटर ये जाएगा और डी पर पहुंचता है, डी तक चलता है। फिर दाएं मुड़कर 11 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, 11 मीटर चलता है और ई तक पहुंचता है, तो ई हो गया यहाँ। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 मीटर चला और एफ तक पहुंच गया। अब देखिए निकालना क्या है, एफ और ए के बीच में न्यूनतम दूरी कितना है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं होता है। अब यहाँ से यहाँ पे हम मिला देंगे, तो ये जब 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये 6 हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 6 है, तो इसको हम मिलाएंगे तो ये भी आपका 6 होगा कि नहीं होगा। और ये पूरे डिस्टेंस कितना है, 11 है, तो 11 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो 5 ये हो गया तो 5 ये भी होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी दिया है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देखिए लगभग 1 घंटा का वीडियो बन गया। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लगता है। 8 व्यक्ति हैं, जनवरी से ए से एच तक और जनवरी से अगस्त के बीच 8 महीने में मंदिर जाते हैं। तो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गया। तो इसको हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी बना लेते हैं। अब देखिए ये हम लोग का बन गया। ये 31 का होता है तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। चलिए हम लोग को बाद में समझ में आ जाएगा। फिर डी और जी के बीच 3 व्यक्ति दौरा करते हैं। डी और जी के बीच में 3 व्यक्ति दौरा करते हैं जो 31 दिनों के महीने में यात्रा नहीं करता है। तो जो किसके लिए आया है, जी के लिए, जो जिसके पास रहता है उसी के लिए आता है। ये 31 दिन में यात्रा नहीं करता है। फिर डी और एफ के बीच 1 व्यक्ति दौरा करता है। डी और एफ के बीच 1 व्यक्ति दौरा करता है।
फिर दो व्यक्ति एफ और ई के बीच में हैं, तो एफ और बी के बीच में दो व्यक्ति हो गया। एक व्यक्ति बी और सी के बीच का दौरा करते हैं, एक व्यक्ति बी और सी, एक व्यक्ति बी और सी के बीच का दौरा करता है। बी और सी दोनों एफ के बाद, अब यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है, चलिए बी और सी के बीच में एक लोग हैं, इसको हमने लिख लिया, और उसके बाद ये जो दोनों हैं एफ के बाद, मतलब यहाँ पे एफ दिया है तो ये दोनों एफ के बाद ही आएंगे, न तो एन और न ही जी, एच जी के तत्काल बाद दौरा करते हैं। अब देखिए जी यहाँ पे लिखा है, तो जी के बाद एन और एच ये तत्काल नहीं होने चाहिए, ये वाला कंडीशन। फिर एफ और एच के बीच कम से कम 3 व्यक्ति का दौरा होना चाहिए, तो एफ 3 व्यक्ति का दौरा मतलब 2 से अधिक एफ और एच के बीच में, ये भी आपका कंडीशन हो गया। अब हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं जनवरी कितने महीने का होता है, 31, और फरवरी 28, और बाकी 30। तो अब देखिए हम लोगों को नंबरिंग करना है, तो कैसे करेंगे, तो जनवरी को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मतलब 31 दिन का, फरवरी 28 दिन का, फिर मार्च 1 31 दिन का, अप्रैल ये 0 यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये 1, फिर 0 1 और 1 हो गया। तो इतना हम लोगों ने कर दिया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आप कैंडिडेट हैं, और यहाँ से आपका यहाँ भी कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ भी कनेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ भी कनेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को कनेक्शन ऐसा लगाना है, वहीं से पजल स्टार्ट करना है जहाँ से खूब सारे कनेक्शन आपको मिलते हों। तो देखिए डी और जी के बीच में 3 पर्सन है, यदि हम डी को यहाँ लेते हैं, डी को यहाँ लिखते हैं, तो 1 2 3, जी आपका यहाँ हो जाएगा, लेकिन जी कहाँ आ गया, 31 के महीने में, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि 31 के महीने में नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो आपका फ्लॉप हो गया। फिर हम डी को हम यहाँ ले लें, तो देखिए 1 2 3, तो जी आपका यहाँ आ गया जून में, मतलब यहाँ सटीक आ रहा है, तो जी आपका यहाँ आ गया। अब उसके बाद देखिए ये कंडीशन हम लोग का हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डी और एफ के बीच में एक तो ऊपर तो होगा नहीं, तो एफ को हम लोग यहाँ ही लिखते हैं, एफ यहाँ हो गया। और एफ और ई के बीच में कितने लोग हैं, ये 2 लोग, तो ई आपका यहाँ भी आ सकता है और ई आपका यहाँ भी आ सकता है। अब देखते हैं कहाँ आता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एफ और एच के बीच में 2 से अधिक, तो ऊपर तो एच हम लेंगे नहीं, तो नीचे हम लोग लेंगे, तो कम से कम तो 3 होना चाहिए, तो 1 2 3, तो एच कहाँ आ गया सबसे नीचे, तो सबसे नीचे कहाँ आ गया, एच आ गया। अब हमको पता है कि बी और सी कहाँ होना चाहिए, एफ के नीचे, तो बी और सी के लिए तो यही स्थान बचा है, आए बात समझ में। तो ई आपका यहाँ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ई होगा नहीं, क्योंकि बी और सी हो गए, और बी और सी यहाँ पे हो गए, तो बी और सी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि बी और सी, तो ई यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद यन बचा, तो यन आपका यहाँ हो जाएगा और ई आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये हम लोग का पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे और बाकी जितने भी पोर्शन है सबको सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश किए हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। और इसके बाद हिंदी का जो लेक्चर है वो 8 बजे आप लोगों को मिलेगा, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।